नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस से स्टोरी 2.0 पर। मेरा नाम है शिवम और मैं लेकर आता हूँ आपके लिए हर रोज एक डरावनी कहानी जो आपको डरा कर रखते। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोनों कानों में ईयरफोन या हेडफोन का प्रयोग करें ताकि आपको मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर की है। भोपाल शहर से आप शायद परिचित भी होंगे। भोपाल में ही आज से 3 साल पहले एक व्यापारी परिवार रहता था। उस परिवार में रोहित, उसकी पत्नी और रोहित के पिता तथा रोहित की 8 वर्ष की लड़की रहती थी। रोहित अपने पिताजी के काम में हाथ बटाया करता था। उनका खाद्य पदार्थों का व्यापार था, जैसे चावल, गेहूं, आलू आदि इन सभी चीज़ों का व्यापार था। वे बड़े व्यापारी थे। आज से 30 साल पहले उनके पिताजी के यहाँ आकर बस चुके थे और लगभग 25 वर्ष से वे व्यापार कर रहे थे। रोहित की माँ का देहांत उसके शादी के ठीक 4 महीने बाद हो गया था। इस बात को बीते लगभग 3 वर्ष हो चुके थे, पर रोहित के पिता आज भी हर रोज वह अपने काम से आने के बाद अपनी पत्नी की याद में रोया करते थे। रोहित और उनकी पत्नी ने खूब प्रयास किया कि उन्हें इन सब बातों से निकालें, पर वो उनकी एक न सुनते। इसी वजह से वे दिमागी तौर पर कमजोर हो गए थे और उनकी दवा भी चल रही थी। एक दिन की बात है कि एक आदमी ने आकर बोला कि मेरे यहाँ दावत है, आपके पास सारी सामानें मिल तो जाएंगी। ऐसा सुनकर रोहित हाँ करने वाला ही था, तभी अचानक उसके पिताजी बोले, नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ। ऐसा सुनकर रोहित बड़ा अचंभव में पड़ गया और वह सोचने लगा, हमारे पास तो सारी वस्तुएं मौजूद हैं, फिर पिताजी ने ऐसा क्यों कहा होगा। खैर वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी दुकान बंद करने का समय हो गया। वे दोनों बाप बेटे अपने घर की गाड़ी से ही अक्सर दुकान जाया करते थे। वह घर पहुंचकर वे दोनों हाथ और पैर धोकर खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे। वे लोग एक साथ ही पूरा परिवार खाना खाते थे। रोहित की पत्नी ने सभी के लिए खाना निकाला और वह खुद भी खाना खाने बैठ गई। सभी लोग अपना खाना खा ही रहे थे, तभी रोहित की अचानक आज की दुकान वाली बात याद आई। वह बोल पड़ा, पिताजी एक बात पूछ सकता हूँ क्या। रोहित के पिताजी बोले, हाँ बेटे बोलो, क्या बोलना चाहते हो। तभी रोहित ने पूछ लेना ही उचित समझा और बोला, आज जो आपने वो दुकान में आए ग्राहक के साथ ऐसा क्यों कहा कि हमारे पास उसे बेचने के लिए कोई वस्तुएं नहीं है, बल्कि हमारे पास तो सारी चीजें उपलब्ध थी। इतनी बातें सुनते ही रोहित के पिता का चेहरा लाल हो गया, मानो उन पे कोई बुरी छाया पड़ गई हो, और वे उठकर बिना खाना खाए वहां से चले गए। ऐसा देखकर रोहित का शक और बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि उसके पिताजी उससे कुछ जरूर छुपा रहे हैं। थोड़ी देर बाद रोहित जब खाना खाकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में गया तो वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि यार देखो ना, आज तुमने पिताजी को देखा ना, वे कैसे कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें आखिर कौन सी बड़ी बात है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं। रोहित की पत्नी ने कहा, उफ यार, तुम भी न एक ही बात लिए बैठे रहते हो। उन्होंने गुस्से में ऐसा कर दिया होगा, तुम बहुत ज़्यादा शक करते हो। अगर उन्होंने मना कर दिया था तो तुम्हें उनसे नहीं पूछना चाहिए था। शायद यही वजह रहा होगा। रोहित को भी यह वजह थोड़ी भरोसेमंद लगी। वह इसे ही सच मानकर सो गया। रोहित जब सो गया तो उसे सपने में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह चौंक कर उठा तो उसकी पत्नी और बड़ी सी दिखने लगी। वो दोनों सो रहे थे। उन्हें जगाना उचित न समझा और सपने को समझकर वह फिर से सो गया। अगले दिन वह दुकान के लिए निकल रहा था कि उसके पिताजी ने कहा, रोहित बेटे, आज तुम अकेले दुकान चले जाओ, आज मेरा जी नहीं कर रहा है तो मैं नहीं जा सकता। रोहित ने कहा, ठीक है बाबूजी, कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। आपको कुछ बाजार से चाहिए हो तो मुझसे बोल दें, आते वक्त मैं लेते आऊँगा। उसके पिताजी बोले, तो ठीक है, 1 पैकेट खून लेते आना। ये सुनकर रोहित डर गया और बोला, क्या खून? खून क्या करोगे आप? पर उसके पिताजी ने
बात बदल डाली। वे झट से बोल पड़े, खून नहीं नहीं बेटे, ऊन ऊन यानी कपास के धागे, जिससे सर्दियों के कपड़े बुने जाते हैं। इतना सुनकर रोहित के जी में जी आया। उसे तो लग रहा था कि मानो कोई बहुत बुरी घटना घटने से बच गई। वह गाड़ी में बैठकर दुकान के लिए निकला। आज उसका मन दुकान में लग नहीं रहा था। वह थोड़ा घबराया और डरा हुआ था। वह अपने पिता के मुंशी से बोला, मुंशी चाचा, आप तो मेरे पिताजी के अच्छे मित्र और मुंशी हैं। आपको इन दिनों मेरे पिताजी का व्यवहार में कोई परिवर्तन नजर आता है क्या? मुंशी चाचा रोहित को प्यार से रोहू बाबू कहते थे। मुंशी चाचा बोले, रोहू बाबू अब कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं भी उनसे आजकल डरने लगा हूँ। इतना सुनकर रोहित डरकर बोला, क्यों, क्या आपने उन्हें कुछ? तभी मुंशी चाचा बोल पड़े, रोहू बाबू अब बुरा मत मानना, पर जो सच मैंने देखा है मैं तुमसे बताना भी चाहता था। एक दिन हाल की बात है, मालिक ने मुझसे कहा कि मुझे खून की ज़रूरत है और पैसे देते हुए मुझसे 2 लीटर खून लाने को कहा। मैं डरते डरते किसी तरह दुकान से खून खरीद लाया और उन्हें देकर कमरे के बाहर शीशे से देखने लगा कि आखिर वह कर क्या रहे हैं। इतने में मैंने जो दृश्य देखा उसे देख मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि वह खून की थैली लेकर पीछे मुड़े। वे जैसे ही पीछे मुड़े कि वहां एक औरत आई और वह सारे खून पीकर उनके शरीर में पुनः समा गई। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया था और मैंने ये बात तुमसे बताने की सोची ही थी, तभी तुमने पूछ ही डाला। रोहित डर के मारे कांपने लगा और बोला, अब क्या होगा? रोहित दुकान से ही घर जाने के बजाय एक तांत्रिक बाबा के पास गया। उसने ये सारी बात तांत्रिक बाबा को बताई। तांत्रिक बाबा ने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा। रोहित घर तो आ गया। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और रात भर यह सोचता रहा कि कल क्या होगा, पर उसने ये बात किसी को नहीं बताई। रात के 12 बजने वाले थे, तभी रोहित 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 आवाज़ आई, मानो उससे कोई कितना प्यार से बुला रहा हो, पर रोहित की हिम्मत न हुई कि वह उसका जवाब दे। अगले दिन उसकी बेटी का जन्मदिन भी था। वह सुबह के 8 बज रहे थे। तांत्रिक बाबा उसके घर आए। रोहित ने तांत्रिक बाबा को बताया कि उसके पिताजी उधर के कमरे में हैं। तांत्रिक बाबा ने झट से कोई भभूत निकाला और बजरंगबली का नाम लेते हुए उसके पिताजी के ऊपर फेंक दिया। भभूत जैसे ही उसके शरीर पर पड़ा, मानो उसमें से कोई उजली वस्तु निकलकर उड़ गई हो और आवाज़ आई, मैं छोड़ूंगा नहीं, नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सब इतना जल्दी हुआ मानो इसकी कल्पना न थी। तांत्रिक बाबा आए और बोले, तुम लोग इस शहर को छोड़कर आज की आज ही निकल जाओ, नहीं तो फिर से ऐसी मुसीबत आ सकती है। तांत्रिक बाबा के कहने पर हम सभी लोग अपने दुकान और घर को बेचकर जैसे तैसे ही घर को छोड़ चित्तौड़ आ बसे। इस घटना को बीते लगभग 4 साल हो गए हैं, पर डर अभी भी है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर आप भेज। रामगढ़ गांव की एक प्रचलित कथा है। दोपहर 12 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजने तक गांव के बीचों बीच बने एक गुफा से अजीबोगरीब आवाजें आती है। इन आवाजों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनने से ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता हुआ सुनाई देता है। पिछले 37 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाजें और खतरनाक हरकतें हुई जा रही है। एक तो गुफा गांव के बीचों बीच है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा में खौफ खत्म करना ही होगा। ये तभी खात्मा होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाजें और आकर्षण खत्म हो। साल 2013 की बात है, जब 2 पैरामॉल इन्वेस्टिगेटर राजू और अनमोल को इस गुफा का रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते हैं, तभी गांव का एक आदमी गोपाल उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने की जिद छोड़ दो। अभी भी कह रहे हैं कि इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। राजू,
अरे गोपाल, हमारी तो ये ड्यूटी है। हमारा डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे पूरा करना ही है। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा के अंदर चल पड़े और शाम के करीब 5 बजे गुप्त तरीके से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट उस भूतिया गुफा के अंदर पहुंचते हैं। राजू और अनमोल के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम के गुस्सैल आवाजें सुनाई देने लगती है। हंसते हुए चले आओ, हंसते हुए चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मरोगे तुम दोनों। इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तय है। अनमोल, यार राजू, ये गुफा कितनी अजीब है ना। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया जहाँ बेजुबान गुफा धमकी देती हो। राजू, भूतिया जगह की हमेशा अजीब और खतरनाक ही होती है। बस अब सोचन कम और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट कर लेते हैं। गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगे। अनमोल को तभी बड़े कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज उसके ठीक बगल से ही आ रही थी। वो उस कदमों के आवाज का पीछा करते करते गुफा के आखिरी ओर पहुंच जाता है। उसे गुफा के अंत में एक दरवाजा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर लिखा था दूसरी दुनिया का दरवाजा। अनमोल मन ही मन में ये सोच रहा था कि ये दरवाजा कहीं दूसरी दुनिया का तो नहीं। तभी उसे दरवाजे के उस पार से एक आवाज सुनाई देती है, अनमोल बेटा, मैं तुम्हारा दादा, मेरे पास आ जाओ बेटा। अनमोल, बाप रे, ये कैसा दरवाजा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज है। अनमोल को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादा की आवाज सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अनमोल खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशन में वे एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से राजू की एक चीख पूरे गुफे में गूंजने लगी। राजू की चीख सुनकर अनमोल भागता हुआ पीछे गया। अनमोल राजू के पास पहुंचा। वह बिल्कुल नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अनमोल, राजू, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीख क्यों रहे थे? राजू हल्का मुस्कुराता चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद अनमोल राजू को उस दरवाजे की ओर चलने का इशारा देता है। दोनों उस गुफा की अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचते हैं जहां से दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। अनमोल, राजू, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। राजू, तो ये दरवाजा खोलकर देख लो ना। अनमोल, सही कहा, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अनमोल दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी उसकी नजर राजू के शरीर पर पड़ती है। अनमोल, यार, जब तुम इस गुफे में आए थे तब तुमने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और अभी तुमने काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी है। भाई, आखिर तुमने कपड़े कब बदले? तभी राजू के दांत बाहर आने लगते हैं। उसका कद बड़ा होने लगता है और उसके नाखून भी बड़े होने लगते हैं और अब वो पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे राजू को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया, तब जब तुमने चीख सुनी थी। अनमोल डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने राजू को मार डाला? डेविल, तुझे कोई शक है तो जा इस दरवाजे के उस तरफ, मुझे तेरा दोस्त वहीं मिलेगा। जिस दुनिया से तू आया है वह मरने से पहले लोग रहते थे और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अनमोल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता वो दरवाजा था। उसने सोचा ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अनमोल खुद ही जान बचाने के लिए दरवाजा खोल देता है। उसको दरवाजे के अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। अनमोल इससे पहले कि दरवाजे को बंद करता, एक लंबा सा हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अनमोल को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अनमोल की एक तेज चीख निकल गई और वह डेविल भी जोरों से हंसने लगा। आज तक कई लोगों ने गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका। दिवाली की वो खौफनाक रात। सब लोग यह तो जानते हैं कि दिवाली की जगमगाती रोशनी और लाइट का त्योहार है, पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियां सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन 19 साल का सुमित इस बात से अनजान था।
वह अपने दोस्त विजय के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी विजय की नजर मंदिर के पीछे एक सुनसान के घर के पीछे गई। वहां एक सुंदर लड़की लाल साड़ी पहनी दिया जला रही थी। विजय सुमित को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा था। उन्हें बालकनी में खड़ी वह सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर वही मन लुभाने वाली मुस्कान देकर उन दोनों को अंदर बुलाने का इशारा दिया। घर अंदर से भी उतना ही खूबसूरत सजा हुआ था जितना कि बाहर से। मेज पर खाने के लिए अलग अलग चीजें रखी हुई थी। सुमित मेज से एक लड्डू उठाकर खाने लगा, पर उसके हाथ में गलती से वह नीचे गिर गया। जैसे ही सुमित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि मेज के नीचे एक भयानक काली परछाई थी, जो सुमित को देखते ही गायब हो गई। सुमित जैसे ही विजय को यह बताने के लिए ऊपर उठा, उसने देखा कि विजय सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। सुमित बेहद घबराने लगा। फिर अचानक घर में पायल की आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई लड़की एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हो। सुमित उस आवाज के पीछे पीछे सीढ़ियों के ऊपर चला गया, लेकिन ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। सुमित उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, क्योंकि वो किसी और का नहीं बल्कि विजय की ही लाश थी। सुमित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसने देखा वही सुंदर लड़की खड़ी थी और देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार सुमित को वह मुस्कान मन लुभाने वाली नहीं बल्कि बेहद डरावनी लग रही थी। अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। वह धीरे धीरे एक खंडहर में बदल गया। वह लड़की अब सुमित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक लाल साड़ी पहनी हुई लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे, आंखें एकदम लाल पड़ गई और चेहरा एकदम डरावना हो गया। सुमित उसे देखकर एकदम सुन्न पड़ गया। वह लड़की हाथ में चाकू लिए सुमित की तरफ बढ़ रही थी। सुमित ने किसी तरह अपने आप को संभाला और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा, लेकिन वह लड़की अभी भी सुमित के पीछे पीछे आ रही थी। वह लड़की सुमित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सुमित तब तक बाहर निकल गया था। उसने जल्दी से घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वह लड़की उस दरवाजे को अंदर से बहुत तेज से ठोक रही थी, लेकिन अचानक ठोकने की आवाज बंद हो गई और फिर सुमित को उस लड़की की चीखने सुनाई देने लगी, जैसे वह उस घर के अंदर कैद हो गई हो। सुमित वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब सुमित उठा तो उसकी मां ने बताया कि उसका दोस्त विजय कल रात से लापता है। तब सुमित ने पूरा किस्सा अपनी मां को बताया। मां ने कहा कि कई साल पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में आत्महत्या की थी। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने आत्महत्या क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता है। यह बात सुनकर सुमित पूरी तरह हिल गया। वह यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ है वह एक बुरा सपना था, पर उस रात के बाद उसका दोस्त विजय कभी वापस नहीं आया और सुमित को आज भी दिवाली की वो खौफनाक रात और उस लड़की की भयानक चीखें सुने नहीं देती। श्रापित गांव। गोपीनगर का गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को मतलबी कहा जाता है। यह गांव में पीपल का एक पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन एक दिन भिखारन बुढ़िया भीख मांगते हुए गोपीनगर गांव में पहुंच जाती है और वह मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बुढ़िया, बेटा कुछ खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। बुढ़िया, बेटा कुछ खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, भगवान आपको और धन देंगे। मोहन, सुबह सुबह भीख कौन मांगता है? काम पर जाने के समय जाओ आगे, अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज सुनकर अंदर से कमला बाहर आई। कमला, रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। बुढ़िया, भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़िया खाना लेकर चली जाती है। मोहन, क्या जरूरत थी खाना देने की? पैसे की बर्बादी करती हो। लोग हम सबसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा रही हो। कमला, तुम बिना मतलब के बात मत करो। खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर भिखारिन बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है। गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई और वह शीला नाम की औरत से बोली, बुढ़िया, भगवान भला करेंगे तुम्हारा, मुझे कुछ खाना दे दो। और हाँ,
गंदा खाना मत देना, मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। शीला, हाँ हाँ, भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइश। जाओ, नहीं है मेरे पास कुछ देने के लिए। गरीब बुढ़िया वहां से दूसरे के घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। बुढ़िया, बेटा थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो पेट नहीं भरेगा। लड़का, देखो हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, महंगाई का जमाना है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है पता है। बुढ़िया को गांव के लोगों की इतनी कम भीख मिली कि उसका पेट नहीं भरता। कुछ दिन और वह ज्यादा कमजोर हो गई। बहुत अधिक गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत जोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी न मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है, लेकिन वहां के लोग इतने मतलबी हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे हैं। बुढ़िया, पानी दे दो कोई, मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता है। उसे देखते ही वहां के लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने के लिए नसीब नहीं हुआ। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी न मिलने के कारण बुढ़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। बुढ़िया के मृत्यु हो जाने के बाद वहां अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती है। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज के साथ साथ चीखने चिल्लाने की भी आवाजें आने लगती है, जिससे लोग और भी ज्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, गांव वालों, ये क्या हो रहा है? गांव में रोज रात एक औरत की रोने की आवाज चिल्लाने की सुनाई देता है। तभी एक औरत बोलती है, इसका क्या उपाय है? मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सभी लोग रात को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाओ। इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन एक दिन मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से जो गुजरता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार हो जाता था। तो कभी हंसने की आवाज, तो कभी रोने की आवाज, तो कभी किसी बात करने की आवाज आती थी। ये सारी बातें लोगों के डर को अंदर से और ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। एक दिन अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास में रहने वाला एक व्यक्ति कुछ दिनों से लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत्यु शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी ज्यादा डरा दिया था। कमला, कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि कोई गायब न हो जाए। मोहन, और उस पीपल के नीचे तो भूल कर भी ना जाना, भूत रहता है, उस पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तभी कमला और मोहन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़ के सो जाते हैं। पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मानो मातम पसरा हुआ है। मोहन और गांव के कुछ का एक साधु के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान हैं, वो भूख और बीमार से मर गई। बाबा, ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम सब गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उसकी बुढ़िया की जान चली गई। अब वो अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी? बाबा, हवन पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। तब सभी गांव वाले बोलते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल, ये साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा, देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं। लोगों को परेशान करना छोड़ दो। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जिंदे पर तो कुत्ते से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया और अब देवी देवताओं को बराबरी दे रहे हो।
मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल: बाबा, कुछ तो उपाय होगा जिससे तुम गांव को छोड़कर चली जाओ। चुड़ैल: एक उपाय है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु, तुम भी चले जाओ, क्योंकि गुनाहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव में मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा, जैसे मैं मरी थी। यह सब बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती वह शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गोपीनगर वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों ने एक गलती के कारण अपना अपना घर, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। यह गांव अब सुनसान पड़ा है। यहाँ अब न कोई आता है और न कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड और निर्दयता से किसी का अनादर नहीं। बच्चों के लिए स्कूल उनका दूसरा घर कहलाता है, घर जहां हम सेफ फील करते हैं। पर तब क्या होगा अगर हम वहां भी सेफ ना हो? ऐसा ही कुछ हुआ था 15 साल की निशा के साथ। निशा ने एक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस के लिए वह स्कूल खत्म होने के बाद अपने 2 दोस्त रमन और पॉल के साथ रुकी थी। डांस प्रैक्टिस करते वक्त निशा के दोस्त पॉल का बैलेंस बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया। उसका पैर ट्विस्ट हो गया था और वह बुरी तरह दर्द से चिल्ला रहा था। स्कूल के सब टीचर्स जा चुके थे और हेल्प के लिए उन बच्चों के पास कोई भी नहीं था। तभी निशा भागकर मेडिकल रूम गई, लेकिन वहां भी तब तक ताला लग चुका था। उसी वक्त निशा को लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से ऊपर गया है, तो वह उड़ी तो उसके परछाई ऊपर जाते दिखी। निशा को लगा कि शायद स्कूल स्टाफ में से कोई तो अभी भी स्कूल में है और इसीलिए निशा ने उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागी। निशा स्कूल के 3rd फ्लोर पर आ चुकी थी। उस फ्लोर पर स्कूल स्टाफ के अलावा किसी का भी जाना मना था। निशा पहले से तो वह सीढ़ियों के पास ही खड़ी होकर आवाज लगाने लगी थी, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए वो थोड़ी आगे गई। उसने देखा कि उस फ्लोर पर सिर्फ एक ही रूम था और उस पर भी ताला लगा हुआ था। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वह परछाई को अपने मन का वहम मानकर वापस जाने लगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज आई। जब निशा ने पलटकर उस कमरे की तरफ देखा तो उस पर जो ताला लगा हुआ था वह टूटकर नीचे गिरा हुआ था। निशा एकदम से चौंक गई। वह उस रूम के अंदर गई। उसे दिखा एक आदमी खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा है। निशा ने उससे पूछा क्या वह उसके साथ चलकर पॉल की मदद करेगा, लेकिन वह आदमी ने निशा के बात का कोई रिएक्शन नहीं दिया। निशा को कुछ अजीब लग रहा था। उसने फिर से उस आदमी को पुकारा, लेकिन तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। निशा ये देखकर घबरा उठी। वह दरवाजे की तरफ गई और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह दरवाजा नहीं खुला। तभी निशा को उस आदमी की हंसने की आवाज आने लगी। वह बहुत डरावने तरीके से हंस रहा था और धीरे धीरे उसकी हंसी तेज होती जा रही थी। निशा को पलटकर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह डर के मारे जोरों से दरवाजे पीटने लगी। तभी निशा को अपनी गर्दन पर हल्की सी हवा का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा तो उसका दिल दहल उठा। वह आदमी जो कुछ देर पहले खिड़की की ओर देख रहा था, वह अब ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी थी जो निशा को बहुत डरावनी लग रही थी। वह निशा को ऐसे घूर रहा था जैसे वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने निशा को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचने लगा। निशा का रोना छूट गया और वह डर के मारे बहुत जोरों से चिल्लाई। उस आदमी ने निशा के मुंह पर हाथ रखा और निशा के साथ बदसलूकी करने लगा। उधर निशा को ढूंढते हुए रमन स्कूल के गार्ड को लेकर 3rd फ्लोर पर जा पहुंचा। उन्हें निशा की चीख सुनाई दी। वे जल्दी से उस कमरे में गए और उन्होंने देखा निशा जमीन पर बैठी रो रही थी और उसके आसपास कोई नहीं था। उसकी शर्ट ऊपर से थोड़ी फटी हुई थी और उसके चेहरे पर चोट के ये निशान थे। उसने सबको अपने साथ हुआ सारा किस्सा बताया। निशा के साथ हुए इस हादसे को सुनकर स्कूल गार्ड का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। गार्ड ने निशा और उसके दोस्तों को बताया कि कुछ साल पहले स्कूल में एक सफाई कर्मचारी काम करता था। वह थोड़ा पागल सा था और वह लड़कियों को बहुत
गंदी ही नजर से देखा करता था और उन्हें देखकर हमेशा हंसता रहता था। एक बार उसने एक लड़की के साथ बदसलूकी भी की थी। उस लड़की ने जब उसकी शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से हुई तो उसे हमेशा हमेशा के लिए प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया। उसके एक हफ्ते के अंदर उस पागल आदमी ने 3rd फ्लोर वाले स्टोरेज रूम में जाकर खुद को मार डाला। उसकी मौत का काफी दिनों तक किसी को पता ही नहीं चला था। उस आदमी की बॉडी बहुत ही डरावनी हालत में पाई गई थी और तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में भटक रही है। इसलिए स्कूल के 3rd फ्लोर पर किसी का भी जाना बंद है। इस इंसिडेंट के बाद निशा इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वह कुछ दिन तक स्कूल ही नहीं गई, बल्कि कुछ महीनों में उसे एक नए स्कूल में एडमिशन ले लिया। लेकिन वह कभी इस आदमी की भयानक हंसी को नहीं